गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की, जो कि आपकी 5वीं यूनिट है बायो फार्मा में, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नॉन लीनियरिटी क्या होती है। तो नॉन लीनियरिटी क्या होती है मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके पहले मैं बताता हूँ कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम कोई डोज एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, थेरेपेटिक डोज देते हैं, तो जो हमारी बॉडी में ड्रग होगी या फिर आपके प्लाज्मा में जो ड्रग होगी उसमें जो चेंज होगा, है ना, उसमें जो चेंज होगा वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग या मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन की वजह से वो आपके डोज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब चाहे आप सिंगल डोज दें किसी ड्रग का या मल्टीपल डोज दें ड्रग का, तो आपके प्लाज्मा में या बॉडी में जो ड्रग का कंसंट्रेशन चेंज होगा इसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग या मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन की वजह से वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा डोज के प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ इसका कि आप जितना ज़्यादा डोज देंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होगा या फिर बॉडी में ड्रग होगी उतनी ज़्यादा, है ना। मतलब जितना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डोज से सीधा रिलेशन है आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन या बॉडी में ड्रग का। ठीक है, और यही कहलाती है लीनियरिटी, है ना। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर लीनियर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप डोज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में ड्रग आएगी या फिर प्लाज्मा में ड्रग आएगी। जितना कम डोज दोगे उतनी बॉडी में या प्लाज्मा में ड्रग कम आएगी। ठीक है, तो मतलब जो आपका चेंज होगा बॉडी में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म की वजह से वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आपके डोज के, है ना। ठीक है, तो ऐसे जब फार्माकोकाइनेटिक होते हैं उनमें जो आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं, जैसे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, फ्रैक्शनल एब्जॉर्ब्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, रीनल और हेपेटिक। तो ये सारी चीज़ें जो ड्रग में ये सारी चीज़ें जो फार्माकोकाइनेटिक है ना, वो ये अनअफेक्टेड रहती हैं डोज से। मतलब आप डोज कितना भी बढ़ाएं, कम कम करें, ये जो फार्माकोकाइनेटिक हैं इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये फार्माकोकाइनेटिक डोज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोज इंडिपेंडेंट या लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। अभी हम लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन है वो आपके कुछ एंजाइम पर या कैरियर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन वो कैरियर पर या एंजाइम से लिमिटेड, एंजाइम लिमिटेड या कैरियर लिमिटेड होता। मतलब इनको एंजाइम या कैरियर इनके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम जानते ही हैं कि एंजाइम और कैरियर की एक डेफिनेट कैपेसिटी होती है, मतलब एक फिक्स कैपेसिटी होती है, और एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, हाई अगर आपने डोज दे दिया ड्रग का तो कैरियर या एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे क्योंकि इनकी एक्टिव साइट फिक्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हाई डोज देने के बाद ये क्या होंगे कि ये क्या करते हैं कि जब आप हाई डोज दे देंगे किसी ड्रग का, तो ये सैचुरेट हो जाएंगे एंजाइम या कैरियर। तो ये पहले तो आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को भी फॉलो करेंगे, उसके बाद हाई डोज जैसे जैसे बड़ा सैचुरेशन आएगा तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक था ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब आप टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ लेंगे तो इनिशियली ये लीनियर लाइन आएगी, उसके बाद सैचुरेशन की वजह से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना। तो ये आपका ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये ज़ीरो ऑर्डर हो गया, तो ये दोनों ऑर्डर को मिक्सचर बन जाता है हाई डोज पर, है ना। तो इस टाइप के फार्माकोकाइनेटिक को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, या फिर डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं या फिर मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक बोलते हैं या फिर नॉन लीनियर और कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो ऑर्डर भी आ रहा है और फर्स्ट ऑर्डर भी आ रहा है। ठीक है, दोनों ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं ड्रग। क्या होता है कि सैचुरेशन हो जाता है जिसकी वजह से फिर आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं उसका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है डिटेल। तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे होता है ये, हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि आपका जो नॉन लीनियरिटी है वो कैसे हम डिटर्मिन करेंगे। तो इसके डिटर्मिनेशन के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन को देखेंगे, है ना। अगर वो डोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है,
तो हमको क्या पता चलेगा कि लीनियरिटी है आपके काइनेटिक में, है ना, जो आपका फार्माकोकाइनेटिक है वो लीनियर है अगर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अगर डोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर नॉन लीनियरिटी होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, इससे हमको पता चलेगा कि लीनियर है फार्माकोकाइनेटिक या नॉन लीनियर है। दूसरी चीज़ कि हम जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि आपका फ्रैक्शन बायोअवेलेबल एफ वैल्यू है जो, या फिर एलिमिनेशन हाफ लाइफ टी हाफ है, टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस CLH CLT वगैरह हैं, अगर इनको हम डिटरमिन करें और ये अगर इनमें कोई चेंज आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन लीनियर है। अगर ये कांस्टेंट हैं तो आपका लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है, अगर इनमें वेरिएशन आ रहा है तो क्या होगा, ये नॉन लीनियरिटी शो करेगा। तो इन दो तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। फिर इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं नॉन लीनियरिटी के, तो सबसे पहला जो नॉन लीनियरिटी का कॉज होता है वो होता है आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो उस एब्जॉर्प्शन में नॉन लीनियरिटी आपको कैसे पता चलेगी है कि नहीं, है ना। नॉन लीनियरिटी कैन ऑकर इन ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब इनमें जो आपका ADME है इनमें आपका नॉन लीनियरिटी हो सकती है, ठीक है। तो जो पहला है ड्रग एब्जॉर्प्शन में नॉन लीनियरिटी, है ना, उसके रीज़न क्या क्या होते हैं। नंबर पहला जो है व्हेन एब्जॉर्प्शन इज सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड, इसका एग्जांपल है जैसे ग्रीसोफल्विन। क्या होगा कि जैसे ही आप इन ड्रग का हायर डोज देंगे, ठीक है, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा आपकी GIT में, ठीक है, और या फिर किसी एक्स्ट्रावास्कुलर साइट में, तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा कि जैसे आपने कोई ड्रग दी, अब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया किसी साइट पे, ठीक है। अब आपका ये आपका मान लीजिए प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, ये टाइम है ना, तो टाइम के साथ इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगा कंसंट्रेशन आपका ब्लड में, फिर टाइम बढ़ा, फिर ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ा। फिर क्या होगा कि जैसे कि आपकी साइट है जो जहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड भरा हुआ है। अब यहाँ पर जो साइट है, एक्टिव साइट्स हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, वो अगर सैचुरेटेड हो गई तो ये क्या होगा कि मैक्सिमम तक जाएगा आपका। जितनी साइट होंगी एब्जॉर्प्शन के लिए उतनी साइट ब्लॉक हो जाएंगी, अगर पूरी बिजी हो जाएंगी एब्जॉर्प्शन में तो ये मैक्सिमम तक जाएगा। अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम पर पहुंच गया, लेकिन अब साइट पूरी अपनी एब्जॉर्प्शन की बिजी हो गई एब्जॉर्प्शन में, तो अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन तो बहुत सारा है, कितना भी आप बढ़ाओगे अब वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, मतलब आप कितना भी फिर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे फिर आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, मतलब इतने से ज़्यादा वो बढ़ेगा ही नहीं। इनिशियल इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम तक जाएगा और फिर उसके बाद वो एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, मतलब उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बढ़ने पर या फिर सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड, है ना, ये एब्जॉर्प्शन में नॉन लीनियरिटी कैसे होगी वो उसका एक एग्जांपल दिया है फिर, ठीक है। फिर दूसरा है आपका व्हेन एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी उसी का एक दूसरा पार्ट है कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि जैसे आपके राइबोफ्लोविन एस्कॉर्बिक एसिड हुए, साइनोकोबालमिन हुई, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है, हायर डोजेस पर ये उनको सैचुरेट कर देती हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि नॉन लीनियरिटी शो होगी, मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होगा कि मैंने आपको जो आपका एब्जॉर्प्शन है आपका, उसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में बताया था कि हमारी सेल जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ कैरियर लगे होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ड्रग को इसमें बाइंड करते हैं, सेल के अंदर छोड़ते हैं और वापस अपने मेम्ब्रेन पर आ जाते हैं ये कैरियर, है ना। तो ये फिक्स इनका कुछ नंबर होता है बॉडी हमारी मेम्ब्रेन में। तो क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं जैसे कि आपकी राइबोफ्लाविन हुई, एस्कॉर्बिक एसिड हुई, साइनोकोबालमिन हुई, तो ये सब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ये सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सैचुरेट कर देती हैं। मान लीजिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम 100 है मेम्ब्रेन पे, तो ये 100 के 100 आपके सैचुरेट हो जाएंगे क्योंकि डोज हाई है इनका, ठीक है। और क्या होगा कि इसकी वजह से एक वैल्यू तक तो मैक्सिमम तक जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा कि ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करने लगेगी, मतलब कंसंट्रेशन फिर टाइम के साथ इंक्रीज़ नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन, है ना, मतलब इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड जो पॉइंट है इसमें, व्हेन प्री सिनेप्टिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेन सैचुरेशन। फिर जैसे कि कुछ ड्रग यहाँ पर दी हुई हैं कि प्रोपेनोलॉल, हाइड्रालाजिन, वेरापामिल, इनका क्या होता है कि सैचुरेशन ऑफ फ्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है इससे कि हायर डोजेस पर ये
क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्या होगा इन ड्रग का कि जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसका ये सैचुरेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से हाई डोज पर ये इनकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर जो अदर कॉजेज़ हैं नॉन लीनियरिटी के, वो है कि आपके अदर कॉजेज़ ऑफ नॉन लीनियरिटी इन ड्रग एब्जॉर्प्शन, इनमें है आपका गैस्ट्रिक एम्पिटिंग और जीआई ब्लड फ्लो है ना। तो ये अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नॉन लीनियरिटी भी हो सकती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन लीनियरिटी कैसे होगी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, जैसे फिनाइल ब्यूटाजोन और नेप्रॉक्सिन ड्रग हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें जो अपने मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स नंबर होते हैं बाइंडिंग साइट्स के, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसमें फिक्स नंबर बाइंडिंग साइट होती हैं, है ना। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सारे जो बाइंडिंग साइट्स हैं उन पर सारी ड्रग बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो फ्री ड्रग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब बाइंडिंग साइट तो सारी ब्लॉक हो गई, अब ड्रग इस पर बाइंड नहीं होगी। तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, जो फ्री ड्रग होगी, है ना, अनबाउंडेड ड्रग होगी। ठीक है, तो इससे नॉन लीनियरिटी दिखेगी आपको। ठीक है, क्या होगा, इन शुरू में जो बाइंडिंग साइट्स हैं उन पर ड्रग बाइंड होगी तो कम रहेगा ड्रग, फिर जो अनबाउंड ड्रग है, लेकिन क्या होगा कि एक टाइम के बाद जब ये सारी बाइंडिंग साइट ब्लॉक हो जाएंगी तो जो फ्री ड्रग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से। फिर सेकंड है आपका सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट, जैसे कि आपके थायोपेंटर और फेंटानिल हैं। ठीक है, तो इनमें भी यही बात होगी कि जब आप लार्ज सिंगल डोज बोलस डोज देंगे या फिर मल्टीपल डोज देंगे, है ना, तो क्या होगा, टिश्यू स्टोरेज साइट क्या होगी, इसकी सैचुरेट हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि क्या होता है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है एक्स अपॉन सी, मतलब एक्स होता है ब्लड जो आपकी बॉडी में ड्रग है, और सी होता है आपका प्लाज्मा में जो ड्रग है ना। तो क्या होगा कि जब प्लाज्मा में ड्रग फ्री हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में पढ़ा कि बाइंडिंग साइट पूरी ब्लॉक हो जाती हैं अगर, है ना, तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में कम हो जाएगा। लेकिन आपके जो टिश्यू है, मतलब जो आपकी बॉडी में है, अगर इसमें ड्रग बढ़ेगी, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है एक्स अपॉन सी, है ना, मतलब अगर आपका टिश्यू में जो ड्रग ज़्यादा बढ़ेगी ना, बाइंडिंग ज़्यादा होगी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो सैचुरेशन है टिश्यू बाइंडिंग साइट का, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर थर्ड है आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है ये तीसरा आपका फैक्टर है जिसकी वजह से नॉन लीनियरिटी आपको देखने को मिलती है। नंबर एक है जैसे कि आपका कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम और कोफैक्टर सैचुरेशन। क्या होगा कि एंजाइम और जो कोफैक्टर होते हैं, है ना, इनका सैचुरेशन अगर हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा कि मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में कंसंट्रेशन ड्रग का चेंज होगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम सैचुरेट हो जाएंगे एंजाइम, तो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म पर पहुंच जाएगी ड्रग और उसके बाद ब्लड में ड्रग बढ़ने लगेगी, है ना। तो ये फेनिटोनिल क्लोरोथियोफाइलिन के साथ होता है। फिर दूसरा आपका एंजाइम इंडक्शन, इसमें कार्बामाजाफिन ड्रग का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि decrease in peak plasma concentration has been observed on repeated administration over a period of time। ठीक है, ऑटो इंडक्शन कैरेक्टराइज्ड इन दिस केस इज ऑल्सो डोज डिपेंडेंट। ठीक है, तो थस एंजाइम इंडक्शन इज अ कॉमन काज ऑफ बोथ डोज एंड टाइम डिपेंडेंट काइनेटिक सैचुरेशन ऑफ एंजाइम रिजल्ट इन डिक्रीज्ड, है ना, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम रिजल्ट इन डिक्रीज्ड CLT एंड देयरफॉर इंक्रीज्ड इन CSS, है ना, मतलब क्लियरेंस कम हो जाता है। ठीक है, सैचुरेशन होने की वजह से तो CSS बढ़ जाता है, आपका स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ब्लड में जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एग्जांपल थे मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट जो आपका फैक्टर है वो है आपका एक्सक्रीशन, है ना, जिसकी वजह से इसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं आपके एक्सक्रीशन में, जो आपका नॉन लीनियरिटी है उसमें
क्या क्या हो सकता है तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसमें पेनिसिलिन जी का एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैरियर सिस्टम है ना, उसके सैचुरेशन हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो रीनल क्लियरेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम तक जो आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो क्या करते हैं कि जो साइट होती हैं, कैरियर सिस्टम होते हैं, वो सैचुरेट हो जाते हैं। तो अब वहाँ से जो यूरिन में ड्रग जानी चाहिए थी वो कम हो जाती है। तो क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाता है आपका रीनल क्लियरेंस, है ना, पेनिसिलिन जी का। फिर आपका जो सेकंड फैक्टर है वो है एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ग्लूकोज इनको ड्रग यूरिन जो बॉडी है वो यूरिन में नहीं जाने देती, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन क्या होता है कि सैचुरेशन हो जाता है अगर कैरियर सिस्टम का जो रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है कि फिर जो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन और ग्लूकोज हैं ये रीनल क्लियरेंस इनका होने लगता है, क्योंकि जितना रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है मैक्सिमम उतना रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी ड्रग आपके जो विटामिन हैं या ग्लूकोज हैं वो यूरिन में जाना चालू हो जाते हैं। तो क्या होता है रीनल क्लियरेंस इनका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नॉन लीनियरिटी है वो एलिमिनेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर जो नॉन लीनियरिटी के अदर कॉजेज़ हैं वो हैं फोर्स्ड डायूरेसिस, है ना, चेंज इन यूरिन पीएच, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, है ना, सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स। तो इनकी वजह से आपका जो एक्सक्रीशन है उसमें नॉन लीनियरिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर थे जिनकी वजह से नॉन लीनियरिटी आपके फार्माकोकाइनेटिक में देखने को मिलती है। फिर आपका जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैपेसिटी लिमिटेड या सैचुरेबल प्रोसेस होती हैं उनके काइनेटिक को हम आपके माइकलिस मेंटन इक्वेशन से शो करते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी, ये आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर माइनस डी सी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विथ टाइम, है ना। और डिक्लाइन है मतलब माइनस साइन है यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि टाइम के साथ ये डिक्लाइन हो रहा है कंसंट्रेशन आपके ब्लड में, ठीक है। वी मैक्स क्या है आपका, यह मैक्सिमम रेट ऑफ द ड्रग प्रोसेस एंड, ठीक है। जो आपका के एम है वो है माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें आप आगे जो है वो तीन कंडीशन देखेंगे, ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं। वो पहली कंडीशन आपकी है कि जब आपका के एम हो सी के बराबर, ठीक है, जो आपका के एम हो ये सी के बराबर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर के एम की जगह पर, है ना, के एम की जगह पर या फिर सी की जगह पर कुछ भी मान लें, के एम की जगह पर या फिर सी की जगह पर कुछ भी, आप के एम की जगह पर मान लीजिए सी मान लिया आपने, जगह के एम सी के बराबर, सी के एम के बराबर है तो कुछ भी आप के एम प्लस के एम लिख सकते हैं इसको, है ना। सी की जगह हमने के एम लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वी एम इंटू सी अपॉन, ये मैं इसी को लिख रहा हूँ, है ना, वी एम, ये वी मैक्स इंटू सी है तो ये सी हो गया, अपॉन में आपका के एम है तो के एम, और सी की जगह हमने के एम लिख दिया तो ये के एम हो गया। तो यहाँ पर के एम प्लस के एम कितना हो गया, वी एम इंटू सी अपॉन टू के एम, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सॉरी सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पर हम जो के एम है ना, उसकी जगह पर हम सी लिखेंगे, हम सी की जगह के एम नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसको मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे कि आपका वी मैक्स है ना, इंटू सी है आपका, तो हमने के एम की जगह पर, के एम इक्वल टू सी है तो हमने के एम की जगह पर सी लिख दिया, है ना, क्योंकि ऊपर भी सी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर के एम पहले था तो यहाँ पर सी लिख दिया, और सी पहले से ही था तो यहाँ पर सी हो गया, तो ये टू सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये वी एम इंटू सी अपॉन टू सी, है ना। तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, और इक्वल टू आपका वी एम अपॉन टू हो जाएगा, वी एम अपॉन इस तरीके से टू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये आ गया आपका डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी मैक्स अपॉन टू, है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं सी की जगह के एम लिख रहा था, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, के एम की जगह सी लिखना है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट केस में, है ना, जब आपका के एम बराबर हो आपके सी के बराबर, ठीक है। फिर आपके पास आपका जो सेकंड जो केस है वो है कि जब आपका के एम हो, के एम बहुत ज़्यादा लार्ज हो आपके सी से, है ना। तो क्या होगा कि आप के एम प्लस सी जो आपका डिवाइड में है माइनस डी सी अपॉन डी टी, जो आप फॉर्मूला था अभी क्या था, वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी, ऐसा था, है ना। तो आपका जब के एम बहुत ज़्यादा होगा सी से,
के एम की वैल्यू सी से बहुत ज़्यादा होगी तो हम के एम प्लस सी की जगह पर क्या लिखेंगे, के एम लिखेंगे सिर्फ, है ना। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी एम वी मैक्स इंटू सी अपॉन हमने के एम प्लस सी की जगह क्या लिखा है, सिर्फ के एम, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला ये हो गया, डी सी अपॉन डी टी माइनस इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा फार्मूला है वो डिराइव हो गया, है ना। The above equation is identical to the one of the described first order elimination of drug where Vmax upon Km equal to Ke, है ना। फिर ये आप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल जो आपका फार्मूला है वो समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या आ रहा है। फिर जब आपकी थर्ड कंडीशन है वो है आपकी, जब आपका क्या हो, Km बहुत छोटा हो आपके कंसनट्रेशन से, है ना, मतलब C की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ना, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लेंगे, डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी एम मैक्स, है ना, यस इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी आपका फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर आप जब के एम की वैल्यू बहुत कम है तो, है ना, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो के एम प्लस सी की जगह पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ सी की वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका वी एम इंटू सी अपॉन, ये के एम प्लस सी की जगह हमने लिखा सिर्फ सी, है ना। तो ये आपका माइनस डी सी अपॉन डी टी आ गया, ठीक है, और इक्वल टू वी एम सी और अपॉन सी आ गया। तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस, ये सिर्फ वी एम बचेगा, है ना, वी मैक्स बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी रेट प्रोसेस होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना, डी सी अपॉन डी टी वी मैक्स के बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन था, ये इस तरीके से आपका यहाँ तक जो है वो डेरिवेशन था, है ना, माइकलिस मेंटन का। अब आपको जो एस्टिमेशन है वो आपको के एम और वी मैक्स की वैल्यू कैसे करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है ना। तो मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा कि इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। और ये आप ग्राफ दे सकते हैं सी और डी सी अपॉन डी टी, और मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद और चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम के बीच में है ये ना। तो क्या होता है कि इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन के ही बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड ऑर्डर शो करता है, यहाँ पर जो लीनियर पोर्शन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर होती है, लो डोजेस पे होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ते जाएंगे मिक्स्ड ऑर्डर पे पहुँचते जाएगा, और जैसे जैसे आप हायर डोजेस पे जाएंगे तो ये ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करने लगता है, मतलब लीनियर हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपका जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट होता है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जल्दी, है ना। थैंक यू वेरी मच।